नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेज आप सभी की जो है चलाई जा रही है। इसे आप लोग क्या कहते हैं, भारत की राज व्यवस्था के नाम से। जी हाँ दोस्तों, इसे आप लोग जानते हैं। और आपको पता है कि ये जो क्लासेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने स्पेशली बताया हुआ है कि जो आपका यहाँ पर यूपी पीसीएस में जो आपके यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो खास करके 2-3 सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप पॉलिटी से, हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में और बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे किताबों से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मैं यहां पर क्विज कराने वाला हूं वो क्विज आपको जो प्रश्न है आपके कहां से, भारत की राज व्यवस्था जो एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है उससे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पूर्वालोकन। जी हाँ दोस्तों, पूर्वालोकन जो आप लोग यूपी पीसीएस या कोई भी यहां पर किसी भी स्टेट अगर जो है पीसीएस परीक्षा देने जाता है तो पूर्वालोकन को अपना क्या मानता है, अपनी जिंदगी मानता है, अपना आराध्य मानता है। तो उससे भी प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज की क्लास में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। और सबसे बड़ी चीज देख लीजिए, अगर आप लोग यूपी के अलावा किसी अन्य राज्य से भी हैं तो आप अगर परीक्षा देने जा रहे हो तो यकीन मानो ये जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो यहां पर हम लोग करेंगे। और यहां पर देखिए, इससे पहले जो पॉलिटिक्स क्लासेज हुई उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों को बना दी है। तो इसीलिए अगर क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और आरओ जो यहां पर चल रहा है उसकी अगर मेंस की तैयारी करनी है और हो सकता है अगर पुनः जो है री एग्जाम करा दिया जाए तो उसके लिए भी यहां पर ये क्लास पूरी तरीके से आप लोगों के लिए ही है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि संविधान के भाग 2। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान के भाग 2 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहां पर बताइए, पहला कथन ये रहा, दूसरा कथन ये रहा, बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा कथन यहां पर सत्य लग रहा है आप लोग को, बताइए। अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में चर्चा करें। इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, सिर्फ उन लोगों के बारे में है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। तो चलिए दोस्तों, जवाब दीजिए, क्या है इसका सही जवाब। दिखाई दे रहा है आप लोगों को पूरा डिटेल में? चलिए जवाब दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, इसका यहां पर सही जवाब बी होगा। आप समझिएगा, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक जो है जो संविधान, उसमें क्या नागरिकता के बारे में आपको बताया गया। किसके? नागरिकता के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इस जो ये नागरिकता का इसमें पूरा वर्णन किया गया है, इसमें अस्थायी, आप समझिएगा, अस्थायी के बारे में नहीं है। और एक चीज और, इसमें कोई बहुत विस्तृत बारे में नागरिकता को लेकर कोई बहुत विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। इसमें केवल जो अनुच्छेद 5 से 11 बनाया गया था उसमें केवल यह था कि किस प्रकार हम जो है, जो वर्तमान में हमारे पास जो कानून है, जो वर्तमान में चीजें हो रही हैं, उसको किस हिसाब से मतलब लागू करना है क्षणिक समय के लिए, ठीक है। तो उसको लेकर के जो है ये सारे जो है बनाए गए थे, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर संसद ने पहली बार नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया था, बताइए। बहुत ही देखिए, आयोग क्या करता है ना, ऐसे बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि आप लोग तो उसका आपसे 150 प्रश्न पूछना है। तो 150 प्रश्न में आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो करना भैया। 120 मिनट में 150 प्रश्न करोगे कैसे? कुछ ऐसे हल्के प्रश्न भी देता है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है एक लाइन में क्या, 1955। नागरिकता अधिनियम जो है 1955 आपका जो है लागू हुआ था। इसी के बाद समय समय पर इसमें क्या संशोधन किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग न्यूज में काफी देख रहे हैं। अगला प्रश्न, अब तक कितनी बार जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित किया जा चुका है। जी हां दोस्तों, 2019 वाला ले करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कुल कितनी बार संशोधित किया जा चुका है नागरिकता अधिनियम 1955 को। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 4 बार। आप अगर इसका सही जवाब देखेंगे दोस्तों तो ये स्लाइड में देखिए, कुल 6 बार अब तक हुआ है। कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और लेटेस्ट आपका 2019। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाता है, 6 बार। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। और कब बना था अधिनियम? 1955 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, बताइए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, या दोनों तरह की है, या फिर जो उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
मतलब अंशतः दोहरी की भी बात है, अंशतः एकल की बात है, तो उपरोक्त दोनों, या फिर केवल एकल की बात है, या फिर केवल मतलब दोहरी की बात है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो कई बार कई तरीके से कई पेपर में यहां पर जो है पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या, एकल। जी भैया, भारत का संविधान बनते समय ही स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी कि संविधान सभा में यह कह दिया गया था कि हम एकल नागरिकता देंगे और यहां पर राज्यों के पास कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो किसी को नागरिकता दे सके। नागरिकता देने का एकमात्र अधिकार केवल और केवल संसद के पास होगा, यह भी आप जाने रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के उपरांत भारत के नागरिक बनने के संबंध में असत्य कथन कौन सा, चलिए बताइए। यहां पर आपको गलत पूछ रहा है कि कौन सा यहां पर गलत है। चलिए, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 7 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए भैया यहां जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर कह रहा है जो गलत है वही सही है, यानी कि यहां 4 में से 3 कथन तो जो है सत्य है, एक कथन क्या है, असत्य है। तो जो असत्य है वही हमारा क्या है, सत्य है। तो जो असत्य है माय डियर वो है आपका क्या, सी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। यहां पर 7 वर्ष नहीं 5 वर्ष की बात थी। जी भैया, यहां पर स्पष्ट कहा गया था कि वो भारत का नागरिक बन जाएगा कब, यदि उसका जन्म भारत में हुआ, पहली चीज। दूसरा क्या, यदि उसके माता पिता में से कोई भी, जी हां कोई भी अगर एक का जन्म यहां पर भारत में हुआ तो, और साथ ही साथ संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तो यहां पर ये चीज आती है। ये आपके अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ये चीजें आती है। कौन से भैया, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ये तीनों चीजें आपकी आती हैं, ये आप जाने रहना। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 था जो ये तीनों कथन आपके सामने है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अनुच्छेद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहां पर बताइए कि क्या होगा। यहां 5 नहीं होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो ABCD बताइए। यहां पर आपको कूट देखना, कूट में से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। चलिए बताइए, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 ये किस स्थिति से जो है अपने आप को रिलेट करते हैं, बताइए। यहां पर किसके बारे में आपको जो है समझ में आ रहा, बताइए। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद आपकी कौन सी तिथि से था, वेरी गुड। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। देखिए ये जो चारों अनुच्छेद देख रहे हैं ना, चारों अनुच्छेद कुछ ना कुछ एक चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 6 बताता है कि जो है कि वो भारत का मूल निवासी रहा हो। अनुच्छेद 7 बताता है कि वह व्यक्ति पाकिस्तान से जो है स्थानांतरित होकर भारत आया था। अनुच्छेद फिर 8 आपको बताता है कि वह व्यक्ति क्या है, पाकिस्तान गया था लेकिन लौट कर आ गया था। और अनुच्छेद 9 आपको तो एक विशेष ही बताता है। तो चलो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। 6 आपका बताता है 1948 से। ठीक है, 6 आपका जो है चर्चा करता है क्या, 19 जुलाई 1948 की तिथि पर। मतलब यहां पर क्या था, अनुच्छेद 6 यह था कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई आ गया हो, या 26 जनवरी 1950 से लेकर के उसके बाद कोई आया हो, तो उसको किस आधार पर नागरिकता देनी है उसके बारे में अनुच्छेद 6 में बताया गया था। अनुच्छेद 7 में 1 मार्च 1947 को, जी हां दोस्तों, दूसरे का डी पहले का ए, इसके बारे में संबंध था। वहीं आपका क्या था, अनुच्छेद 8 आपका स्पष्ट यही बताता था कि वो क्या है कि वो आदि जो व्यक्ति है वो अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, क्योंकि भारत पहले क्या था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था ना। तो अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो लेकिन क्या वो बाहर रहने चला गया। तो यहां पर 8वें का क्या था दोस्तों, ये क्या भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए था। और 9 आपका क्या बताता है कि अन्य देश की नागरिकता पर स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना। तो ये आपको अनुच्छेद पता होने चाहिए, यहां से डायरेक्ट बेस प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का क्या है बी, और चौथे का क्या हो जा रहा है आपका दोस्तों सी। तो यहां पर आपका सी इसका सही जवाब है। ठीक है, सी इसका सही जवाब है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर जितने लोग इसका जवाब देंगे तो यकीन मानो उन्होंने नागरिकता चैप्टर को पढ़ते समय आंखें खोलकर दिमाग खोलकर पढ़ा होगा, तभी यह सही होगा। वरना ऐसे हवा में जो वन लाइनर पढ़ के जाओगे, अब भैया यूपी पीसीएस में कितनी बार बताऊं, वन लाइनर से ऊपर उठ चुका है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत हो रही है, क्योंकि आप पेपर उठा लीजिए। आरओ ने आपको चेतावनी दे दी है, यूपी पीसीएस भी इजी नहीं आएगा, पिछले बार का ही पेपर देख लेना। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न है, संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार दिया गया है? आप इसका जवाब दीजिए। फिर मैं आपको इसमें एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझिएगा। चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो तुरंत आपको देख के याद आ गया होगा कि भैया अनुच्छेद 11। देखिए अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह बनाया गया है कि संसद, जी मैंने अभी आपको बताया कि राज्य सरकारों के पास कोई भी आप क्या कहते हैं अधिकार नहीं होता है नागरिकता को लेकर के, केवल और केवल संसद के पास इसका अधिकार होता है। और संसद जिस प्रकार से चाहे उसको क्या कर सकती है, उसके विषय में क्या कानून बना सकती है। लेकिन अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 10 यह कहता है कि यहां व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 10 और 11 को अगर आप समझेंगे तो ये देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जहां 11 में केवल संसद की बात की जाती है, वहीं 10 में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा अगर संविधान संसद जो है उसके बारे में कोई कानून बना देता है। तो एक अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 11 की पूर्ति करता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? भारत में कुल कितने आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? चलिए बताइए भैया, कुल कितने आधार पर नागरिकता आप लोग प्राप्त कर सकते हैं? 6 प्रकार से, 8 प्रकार से, 5 प्रकार से या फिर 4 प्रकार से? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हां दोस्तों, यहां पर कुल 5 तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या? वंश के आधार पर। दूसरा क्या है आपका? जन्म से। पहले से शुरुआत तो जन्म से आपको किताबों में मिलेगा, फिर वंश के आधार पर। फिर आपका क्या आता है दोस्तों? पंजीकरण द्वारा। फिर आपका क्या है? जब कोई क्षेत्र आपके क्या भारत में समाहित हो जाए उस आधार पर भी हो जाते हैं। और एक आपका आता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो टोटल 5 तरीके से जो है आप भारत में क्या नागरिकता प्राप्त करते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा अच्छे प्रश्नों को करते हैं। यहां पर ये पूरी चीजें हैं, इसको पढ़िए, लेकिन इससे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि जो जन्म से नागरिकता प्रदान की जाती है, मैंने आपको बताया 5 तरीके से मिलती है। 5 तरीके में से जो मैंने पहला बताया क्या था? जन्म से। तो जन्म से जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसके बारे में कई तथ्य ऐसे नहीं है कि जन्म से आप किसी भी आधार पर नहीं ले सकते। उसके लिए कुछ क्लॉजेज बनाई गई थी, तो उनको आप पढ़िए और पढ़ करके बताइए कौन सा यहां पर असत्य है। इन चारों को पढ़िए और बताइए। चलिए ये आपके सामने, इसे ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए कि कौन सा यहां पर आपको पढ़ के लग रहा है कि हां दोस्तों ये गलत है। पहला क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 उसके बाद 1 जुलाई से पूर्व यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद वो भारत का नागरिक होगा। यानी कि वो कह रहा है अगर वो भारत में जन्म हो रहा है, लेकिन कब? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, और 1 जुलाई 1947 से पूर्व। ठीक है, यहां पर 2 तारीख वो जो है दे रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर पैदा हो रहा है, या फिर 1 जुलाई 1947 से पूर्व जो है क्या जन्मा व्यक्ति हो, तो अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या कह रहा है? 1 जुलाई या उसके बाद। देखिए फिर से यहां पर 1 जुलाई 1947, फिर यहां से क्या कह रहा है? 1 जुलाई या उसके बाद। यहां फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसके भारत में जन्म तभी भारत का नागरिक हो जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो अरे चलिए बताइए इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न यहां पर, भारत में 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति नागरिक होगा यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी हो या दोनों नागरिक हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनीतिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भी भारत की राजनीतिक करने का अधिकार नहीं है। यहां पर नहीं है लिखा। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहां पर जो गलत है दोस्तों, बहुत ही आसान सी बात है। यहां देखो यार, ये बताओ यहां पर क्या दूसरा अवैध प्रवासी, अवैध, अगर कोई भी अवैध प्रवासी है तो उसको क्या नागरिकता का यहां पर किसी भी तरीके से अधिकार नहीं दिया सकते। यदि यानी कि अगर बच्चे को लेना है तो पहला क्या है, एक तो वो भारत का नागरिक, अगर दूसरा है भी मतलब नागरिक लेकिन वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? सी, क्योंकि ये कथन क्या है? गलत है। जो गलत है वही सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि वंश के आधार पर। जी हां दोस्तों, वंश के आधार पर नागरिकता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? जवाब दीजिए। चलिए जन्म से हो गया, अब वंश के आधार बताइए। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स से आपके लिए क्लासेस लेकर आई जा रही हैं, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो कि पेपर कहीं से भी आए आप ऐसा पढ़ के जाओ कि पेपर आपके लिए हो, ना कि जो है ये कहने लायक हो कि चलो अगली बार देखेंगे। अगली बार जैसा कोई शब्द आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
पहला क्या कह रहा है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व क्या है भारत के बाहर पैदा हुआ हो और जन्म के समय उसके पिता क्या भारत का नागरिक हो। उसके बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद और तभी जब उनमें से एक क्या हो भारत का नागरिक हो। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद यहां पर बात कहता है, लेकिन क्या एक वर्ष के भीतर वो बाहर तो रह रहा हो, लेकिन क्या काउंसुलेट में जन्म का पंजीकरण कराना होता है और सहमति से क्या पंजीकरण करा भी लिया हो। और आखिरी पॉइंट कह रहा नाबालिग किसी अन्य देश का भी नागरिक है तब भी वह इसके लिए योग्य होगा। तो जी दोस्तों यहां जो गलत कथन है वो आपका डी है, क्योंकि यहां पर आपको मैं बार बार कहता हूं भारत में क्या है एकल नागरिकता है। अगर इस बच्चे को क्या करना है भारत की नागरिकता लेनी है तो पहले वहां की नागरिकता को त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ओके चलो, मतलब उसको क्या है ना अन्य देश की नागरिकता 6 माह के अंदर, कितने 6 माह के अंदर उसे त्यागना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या नागरिकता पा सकता है। अगला प्रश्न है पंजीकरण द्वारा। जी हां दोस्तों, पंजीकरण द्वारा जो यहां पर अगर आपको लेना हो तो इसमें से सत्य कूट आपको सुनिए, जो सत्य कथन कौन कौन सा है बताइए। वो भारतीय मूल का नागरिक हो और क्या कह रहा है आवेदन देने से पूर्व 9 वर्ष तक वो भारत में रह रहा हो। यहां पर पहला कथन कह रहा है कि वो भारत मूल का व्यक्ति जो नागरिकता अगर आवेदन देना चाहता है तो 9 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। दूसरा क्या कह रहा है जिसने भारतीय नागरिक से अगर विवाह किया है और पंजीकरण प्रार्थना पत्र जो उसने दिया है उससे पूर्व 6 वर्ष क्या भारत में रह चुका हो। मतलब अगर उसने शादी किया है, शादी करने के बाद नागरिकता चाह रहा है तो उसके लिए कम से कम उसे 6 वर्ष रहना हो। या फिर तीसरा कह रहा है कि वह पूरी आयु क्षमता का हो और अपने माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या पंजीकरण का आवेदन देने के 12 महीने से क्या निवास कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर जो सत्य कथन है वो सत्य कथन क्या है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। तो यहां पर इसका सत्य कथन क्या है? जी हां दोस्तों, केवल 3। यहां पर देखिए ना, यहां पर भी 7 होगा और यहां पर भी 7 होगा। मतलब वो क्या आवेदन देने से पहले 7 वर्ष से भारत रह रहा, मतलब भारत में रह रहा हो, और यहां पर भी भैया 7 वर्ष अगर भारत में रह रहा हो तभी वो क्या है पंजीकरण द्वारा जो है क्या नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है भैया, जो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ हो उसे 12 महीने से निवास करना होगा और माता पिता क्या है वो क्या स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या फिर पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पूर्व 12 महीने रह चुके हो। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, नागरिकता प्रमाण पत्र यदि वह व्यक्ति योग्यता रखता हो। हमारे यहां पर दरअसल जो प्राकृतिक रूप से दिया जाता है उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि आप अगर इन योग्यताओं को रखेंगे तभी जो है आपको क्या है नागरिकता के लिए क्या समझा जाएगा, इसके लिए क्या एलिजिबल समझा जाएगा। ठीक है, ये जो है इसकी जो एक्ट है क्या नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके जो है क्या नाम है अनुसूची, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में इसके बारे में बताइए। प्रकृतिनीकरण के लिए जो यहां पर चीजें हैं वो तीसरी अनुसूची जो इस एक्ट का है उसके अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, तो यहां पर बताइए इन तीनों में से कौन सी योग्यता उसके पास होनी चाहिए। पूरा अंतिम तक दिखाई दे रहा है, यहां अंतरराष्ट्रीय लिखा था। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, यहां पर 1 2 3 सभी भैया सत्य हैं। जी भैया, अगर आपको भारत का नागरिक तो उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसको 8वीं अनुसूची का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और वो भारत में रहने का इच्छुक हो और भारत में रहने का इच्छुक हो और साथ ही साथ क्या वो भारत में क्या किसी सेवा पर या अंतरराष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो उसमें वो प्रवेश कर चुका हो और साथ ही साथ उसे वो जारी रखा हो, नहीं कि प्रवेश करके छोड़ दिया, नहीं उसने जारी रखा हो, तब भी वो क्या है प्राकृतिकरण के अंतर्गत जो है आवेदन करके क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इसमें यह भी कहता है कि इसमें भी यही कहा गया कि अगर हम किसी अन्य देश के नागरिक हो गए तो हम नहीं देंगे, इसमें भी कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि हर में एक ही चीज कहा गया भैया केवल हो तो केवल भारत के और किसी के नहीं हो। ठीक है, चलिए निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता स्वीकार है? स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या रूस में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो दोस्तों यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अगर अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। लेकिन क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस में है या नहीं, आपको बताइए। तो माय फ्रेंड, अगर आप जा करके गूगल सर्च करिएगा और आप सर्च करिएगा तो आपको पता लगे कि ये सभी कंट्रीज में दोहरी नागरिकता आपको मिलती है। कहीं पर फुल्ली है, कहीं पर पार्शियल है, लेकिन दोहरी नागरिकता तो आपको देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। अगला प्रश्न है जी भैया, नागरिकता की समाप्ति आप किस आधार पर संभव है? हमारे यहां पर यह भी कहा गया है कि देखिए भैया, आपको अगर नागरिकता लेना हो तो प्रोसेस है। आप भैया अन्य देश के से बहुत से लोग अन्य, आप इंडिया में आज की डेट में सिचुएशन, मैंने ये अभी हालिया रिपोर्ट पढ़ी थी, उस रिपोर्ट में इस चीज का जिक्र किया गया था कि भारत में बहुत तेजी से लोग विदेश जा रहे हैं। अब विदेश जाने का कारण ये बता रहे हैं कि भारत में जो है व्यापारिक गतिविधियों के लिए सही माहौल नहीं है, या फिर उन्हें सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए वो अन्य देश में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। जहां भारत ने जितने लोगों को नागरिकता दी है, उससे ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है पिछले में 4-5 सालों के बारे में बता रहा हूं। ये मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है, ठीक है। वो रिपोर्ट तो अभी मैं आपके सामने जिक्र करके क्लास लंबी नहीं करना चाहता, बट मोटा मोटी चीजें बता रहा हूं कि क्या है। तो आप छोड़ भी सकते हैं, उसको छोड़ने के लिए क्या है, कौन से तरीके हैं? क्या स्वैच्छिक त्याग है, बर्खास्तगी के द्वारा, या वंचित करने? इन तीनों में से बताइए किन के द्वारा आप जो है त्याग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसका सही जवाब है आप सभी के द्वारा। सभी के द्वारा क्या है? आप स्वैच्छिक त्याग दे दिए। स्वैच्छिक त्याग मतलब ये होता है कि भैया हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय सी यू, खत्म, चले गए। दूसरा क्या है? बर्खास्तगी के द्वारा। इसमें क्या होता है, कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी देश में अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो आपका अपने आप वहां पर क्या है? कैंसिल। आपने दूसरा लिया नहीं कि ये कैंसिल, ठीक है। वंचित करने द्वारा, ये वंचित करने द्वारा क्या होता है, इसमें कई तरह के आपके जो है क्राइटेरिया है कि आपने गलत तरीके से तो नहीं, फर्जी तरीके से कुछ ऐसा लगा के तो नहीं कर लिया था, या अपने देश की संविधान की वो तो क्या कहते हैं अवहेलना तो नहीं की थी, किसी को माना तो नहीं था, ऐसे तमाम चीजें हैं। या फिर आप जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आपको पता होना चाहिए इसमें कि अगर आप 7 वर्ष से ज्यादा भारत से बाहर रह रहे हैं, 7 वर्ष से ज्यादा भारत से रह रहे हैं, तो भी आपको जो है वंचित करने द्वारा के अंतर्गत आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पॉइंट है, लेकिन यहां से प्रश्न जो आपका बहुत अच्छे से बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट दिमाग में रख लेना। बता रहा हूं, एक एक प्रश्न जो यहां लाया हूं, बहुत किताबों को, जहां लक्ष्मीकांत, पूर्वालोकन जैसी किताबों को मैं चुन के उसमें से प्रश्न लेकर के आया, वो ऐसे प्रश्न लेकर आओ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जाते थे और पूछे जाएंगे। तो इन सभी चीजों का समन्वय है। तो चलिए बताइए भैया, यह है आज का आखिरी प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ था? यहां पर पारित होने के बारे में पूछ रहा है, यानी कि दोनों सदनों से कब पारित हो गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब यहां पर क्या होगा? 1 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब क्या है। 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, और ये आपके जनवरी 2020 में, जी हां दोस्तों, जनवरी 2020 में ये लागू हुआ था, ठीक है। ये जाने रहना, जनवरी 2020 में ये लागू हुआ था। और ये चीज, और 11 दिसंबर को ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 12 दिसंबर को क्या हुआ था? इसको जो है कानून बन गया था, यानी कि क्या, राष्ट्रपति ने अपना सिग्नेचर करके अपनी सहमति दे दी थी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये जो चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर और भी ऐसी अच्छी क्लासेस देखनी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। क्लास अच्छी लगी है तो माय डियर लाइक करना मत भूलो। और जो चीजें पढ़ाई जा रही है बहुत ही मन से, तो मन से पढ़ो। समय बहुत नहीं बचा है, कुछ ही 20-22 दिनों की बात और है, तो इसको लग जाते हैं, मन से करते हैं, और साथ ही साथ क्या, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। और शेयर करिए, ये जो प्रश्न है ना, ये क्लास को अगर आप शेयर करिए, अपने दोस्त से पूछिए कितने प्रश्नों को सही है। मैं कहता हूं अगर 15 में तुमने अगर इसका 11-12 क्वेश्चन भी सही कर दिया ना, तो यकीन मानो मैं जान लूंगा कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे। मैं 11-12 की बात कर रहा हूं, अगर कर दिए तो, जो कि मेरे यहां से बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग 9, 8, 9 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत होगा 10 तक खा जाएंगे। लेकिन तुमने 11-12 सही कर दिया तो बहुत अच्छी तैयारी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं 100% जैसा कुछ भी तैयारी में नहीं होता है, क्योंकि 100% आपसे कभी वो मांगता ही नहीं है। जब वो मांगता नहीं है तो हम क्यों दें, क्योंकि भाई वो मांग नहीं रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना।
तो इस साथ चलो क्लास को समाप्त करते हैं, फिर भैया कल की क्लास में मिलते हैं जो इसके आगे होने वाली है। और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट की क्लासेज आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल चल रही है जिसमें सभी सब विषयों का है। यहां पर केवल एक स्पेशल विषय का आता है, बाकी वहां पर सभी विषयों का जो है समन्वय क्लास आता है। और मैथ से संबंधित क्लास बहुत जल्द आप सभी के लिए आने वाली। इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।